हेलो एवरीवन, वेलकम टू ECL 24 क्लासेस। जावा के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज जो हम लोग जानने वाले हैं वो हमारा है फॉर ईच लूप इन जावा। ये आपकी एक लूपिंग स्टेटमेंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है जावा लैंग्वेज के अंदर। आज हम लोग इसी के बारे में समझने वाले हैं, फॉर ईच लूप। ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है इसके बारे में अभी हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिए, फॉर ईच लूप जो होता है ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कभी भी एरे नाम का एक वेरिएबल बनाया, एरे बनाया। एरे क्या है एक्चुअल में, ये एक डाटा टाइप है, डाटा टाइप। और एरे हम लोग तब बनाते हैं जब हमको बहुत सारी वैल्यू एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी होती है, तो हम एरे बनाते हैं। एरे आपकी क्या होती है, हम थोड़ा सा ऐसा समझे। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, यहाँ पर ए नाम दिया, तो अगर आप ऐसा लिखते हैं इंट ए बनाते हैं, तो ए आपकी एक वेरिएबल होता है और यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू आप इसे स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? ये हमारा वेरिएबल, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं क्योंकि ये इंटीजर टाइप का है। लेकिन अगर आप चाहते हैं एक ही वैल्यू स्टोर कर पाएंगे इसके अंदर, लेकिन अगर आप चाहते हैं ए वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना, जैसे मान लीजिए 2 है, 5 है, 6 है, ऐसे करके स्टोर करना चाहते हैं, 3 या 3 से अधिक वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं एक वेरिएबल में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये एरर होगा। लेकिन हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इस वेरिएबल को अगर एरे बना दिया जाए तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो एरे बनाने पे क्या होता है, इसका जो साइज होता है ये बढ़ जाती है। क्लियर? तो एरे कैसे बनाते हैं आगे हम लोग इसके अगले क्लास के अंदर जावा के अंदर हम लोग देखेंगे और कैसे एक्सेस करते हैं इसके बारे में भी समझेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर आप एरे बनाना चाहते हैं, ए वेरिएबल को एरे बनाना चाहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर ही, जैसे आप लिखेंगे इंट, इंटीजर टाइप का बनाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे लगाना है और यहाँ पे कोई वेरिएबल। क्लियर? तो ये हमारा जो वेरिएबल है इसको आगे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इंट ए और ऐसे कर दिया, तो ये ए जो है ये एरे वेरिएबल हो जाती है, एरे बन जाती है। ए जो है वो हमारा क्या हो गया, एरे बन गया। समझ में आया? ये हमारा एरे बन गया। अब इसका जो साइज होगा वो बढ़ जाता है। अब आप यहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, तो ऐसे करके आप यहाँ पे कई सारी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और कई सारी वैल्यू स्टोर करेंगे, तो ये सारे आपके ए ब्लॉक के अंदर स्टोर हो जाएगा। ऐसे इसका साइज बढ़ जाएगा और जितनी भी वैल्यू रहेगा उतना ब्लॉक बन जाएगा। ओके, और यहाँ पे वैल्यू जो है स्टोर हो जाएगा जैसे आप देंगे, जैसे यहाँ पे वैल्यू हमने दिया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एरे बनाते हैं। अब अगर मान लीजिए आपने, ये तो हमारी इंटीजर टाइप का है, अगर आपको स्ट्रिंग वैल्यू रखना है तो हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग एरे बनाते हैं। लिखते हैं स्ट्रिंग और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे कोई वेरिएबल लिख दिया, तो ये स्ट्रिंग टाइप का हो गया। यानी अब अगर मान लीजिए हम यहाँ पे बी कर देते हैं, तो बी जो है हमारा स्ट्रिंग टाइप का हो गया। अब इस बी के अंदर हम चाहें तो कई सारी वैल्यू डबल कोटेशन में हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं। ये हमारी स्ट्रिंग वैल्यू होती है डबल कोटेशन के अंदर। फिर आप कामा करेंगे एक्स वाई जेड, स्ट्रिंग वैल्यू ऐसे बना सकते हैं। फिर आप यहाँ पे कोई भी चीज आप यहाँ पे दे सकते हैं स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है? तो अब इस वाले वेरिएबल के अंदर हमने ए बी, एक्स वाई जेड, ए बी सी, ये हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है, डबल कोटेशन के अंदर दे दिया। अब इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, ये बी बनेगा, इसका एक ब्लॉक बनेगा बड़ा सा, इसके अंदर जितनी भी वैल्यू रहेगी उसके लिए अलग अलग ब्लॉक रिजर्व होगा। ए बी जो है हमारा यहाँ पे हो जाएगा, एक्स वाई जेड यहाँ पर, और ए बी सी यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से हमारी स्ट्रिंग वैल्यू जो होती है एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको स्ट्रिंग एरे बनाना पड़ता है। अब ये जो वैल्यू है इसको क्या करना है, आपको इस पे जाना है। मान लीजिए आपको इसको एक्सेस करना है, ए बी को एक्सेस करना है, प्रिंट करना है। फिर हम यहाँ पे चले जाएं और यहाँ पे इसको एक्सेस करें, प्रिंट करें, यहाँ पे जाएं, इसके एक्सेस करें और प्रिंट करें। तो ऐसा करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, फॉर ईच लूप का आप यूज करके आप एरे वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? तो अभी हम इसको अच्छे से समझते हैं एक कोडिंग के माध्यम से कि फॉर ईच लूप जावा लैंग्वेज के अंदर किस तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। अभी हम इसके बारे में समझते हैं। नीचे देखिए, तो हम यहाँ पे फॉर ईच लूप को यहाँ पे अच्छे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझने वाले हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया है ताकि हम यहाँ पे फॉर ईच लूप को समझ सकें। हमने यहाँ पे क्या किया है, पब्लिक क्लास, हमने एक क्लास बनाया है ई लूप नाम से, क्योंकि ईच आपका है फॉर ईच लूप, तो हमने ई लूप नाम के एक क्लास बना दिया। क्लास बनाना होता है, मस्ट होता है।
जब क्लास बनाते हैं तो कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं क्योंकि क्लास के अंदर हमको कुछ वर्क करना होता है, तो हमने ओपन कर दिया। इसके जस्ट नीचे हमको ये मेथड लगाना ही लगाना होता है। लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग arg। आप पाइथन जावा सीख रहे हैं तो आप इसको रट लीजिए क्योंकि ऐसा क्लास के अंदर तुरंत आपको मेन मेथड यूज करना है। इसके बाद हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट से ओपन करते हैं मेन मेथड को। इसके अंदर हमने लिखा स्ट्रिंग और एरे बनाया, एरे लेन। यहाँ पे हमने लेन नाम का एक वेरिएबल है, वो कैसा है, एरे है। किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का एरे है। क्लियर, देखिए ये हमने LAN लेन नाम का ऐसे कर दिया तो ये हमारा एक स्ट्रिंग एरे बन गया। क्या बन गया, स्ट्रिंग एरे। अब इसकी जो साइज होगी ये डिसाइड होगा कि आप कितना वैल्यू इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं। अब आपने इक्वल कर दिया, कर्ली ब्रैकेट से आप वैल्यू स्टोर करेंगे ऐसे डबल कोटेशन के अंदर, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो डबल कोटेशन के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करनी पड़ती है। तो ये आपने स्टोर किया, कामा करके दूसरा वैल्यू स्टोर किया, तीसरी, और यहाँ पे 4 वैल्यू आपने स्टोर कर दिया है इस वाले वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 ब्लॉक बनेगा, 4 ब्लॉक बन जाएगा इस आपके स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर। ये एरे बन गया है लेन। यहाँ पे क्या है, CSS आ जाएगा, यहाँ पे .NET आ जाएगा, यहाँ पे क्या है, HTML आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, जावा आ जाएगा। क्लियर, ये इंडेक्स नंबर आपका 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर, अब देखिए, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आपने एरे नाम स्ट्रिंग टाइप का एक एरे बना लिया है और इसके अंदर आपने वैल्यू स्टोर कर लिया। अब इस वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम यहाँ पे फॉर ईच लूप का यूज कर सकते हैं। तो कैसे लगाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फॉर, उसके बाद आपकी जो स्ट्रिंग होती है, जो क्योंकि ये सारे के सारे स्ट्रिंग वैल्यू है ना, इसको एक्सेस करने के लिए स्ट्रिंग वेरिएबल आपको लेना पड़ेगा ताकि हम इसको यहाँ से पिक कर सकें और किसी वेरिएबल के अंदर, जैसे मान लीजिए आई आपने वेरिएबल बनाया, इसके अंदर आप CSS को ले सकें और फिर इसको प्रिंट कर सकें। तो इसके लिए हमको फॉर के अंदर स्ट्रिंग आई नाम का एक वेरिएबल बनाना पड़ता है। अब हम यहाँ पे कॉलन का साइन देते हैं, ये कॉलन का साइन, ओके, कॉलन का साइन। ये कॉलन का साइन क्या कर रहा है, यहाँ पे इस लेन के अंदर जो भी वैल्यू है उसको इंडेक्स नंबर वाइज यहाँ पे स्टोर करेगा, रखेगा। समझ में आया। अब यहाँ पे लेन के अंदर जो वैल्यू है, जैसे इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 0 पे हमारा क्या है, ये CSS है, तो पहले लेन क्या करेगा, CSS को इसके अंदर ले आके आई वेरिएबल के अंदर रख देगा। आई वेरिएबल जो हमने बनाया है यहाँ पे स्ट्रिंग आई, तो इसके अंदर पहला इंडेक्स नंबर 0 वाली वैल्यू रखेगा CSS। अब हम लोग कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं, लूप के अंदर आएंगे और यहाँ पे system.out.println, तो आई को प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, CSS। पहले वाले में जैसे ही रन होगा आपका आंसर आ जाएगा CSS। क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ से क्या होगा, दोबारा ये जो हमने लूप लगाया फॉर लूप ना, तो प्रिंट होने के बाद यहाँ पे लूप की बॉडी फिर से फॉर लूप पे लेके आती है। अब हम यहाँ से आते हैं, फिर यहाँ पे आपकी वेरिएबल है और यहाँ पे लेन के अंदर ये जो वैल्यू है, दूसरी वैल्यू, पहली वाली वैल्यू तो हमने पिक कर लिया। अब यहाँ से क्या होगा, ऑटोमेटिक फॉर लूप है जो आपका इस वैल्यू को एक्सेस कर लिया था, इस वाले वैल्यू को उठाएगा और ले आकर के यहाँ से इसके अंदर स्टोर कर देगा। मतलब ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, लेन के अंदर आपकी जो जितनी वैल्यू है, ये 0 नंबर पे है, ये 1 पे है, तो 0 को हमने एक्सेस कर लिया, तो इस बार 1 वाली, इंडेक्स नंबर 1 वाली को वैल्यू को क्या करेगा, पिक करेगा, यहाँ से इसको स्टोर करेगा आई के अंदर, और फिर हम अंदर नीचे आएंगे तो आई को प्रिंट करेंगे। इस बार आई को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका .NET। सेकेंड टाइम में .NET। एक्चुअल में जब ये रन होता है तो ये न्यू लाइन से प्रिंट करता है। पहले क्या करेगा, यहाँ पर पहले आएगा CSS प्रिंट करेगा, .NET यहाँ पे प्रिंट करेगा। क्लियर। अब देखिए आगे .NET प्रिंट कर लिया, तो अब आगे क्या होगा, फॉर ईच लूप ऐसे ही चलता है। अब आगे जब ये नीचे आएगा प्रिंट करने के बाद, तो ये कर्ली ब्रैकेट किसका है, फॉर लूप का है, तो यहाँ से डायरेक्ट आपका फॉर लूप में आ जाएगा। यहाँ से आएगा इसके पास, तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर 1 को हमने पिक कर लिया था, अब ये इंडेक्स नंबर 2 को पिक करेगा, आई वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा। अब यहाँ पे इंडेक्स आई वेरिएबल के अंदर आपका इंडेक्स नंबर 2 पे क्या है, HTML स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद नीचे आएगा और यहाँ पे फिर से आई को प्रिंट करेगा, तो इस बार यहाँ पे आएगा HTML। क्लियर। वापस से फिर लूप में जाएगा,
वापस से यहाँ से टर्न होके लूप के अंदर जाएगा, फिर यहाँ पे पहुंचेगा, इसके अंदर जो वैल्यू बची हुई है इंडेक्स नंबर 3 को स्टोर करेगा आई वेरिएबल के अंदर, यानी कि आई वेरिएबल के अंदर इस बार लाएगा जावा, जावा को लाने के बाद नीचे आता है और यहाँ पे इसको प्रिंट करता है, तो यहाँ पे प्रिंट करेगा जावा और फिर वापस आएगा यहाँ पर। जैसे ही आपका वापस टर्न होता है तो इसको कर्ली ब्रैकेट मिल जाती है, यहाँ से फिर ये लूप पे आता है, लूप पे आएगा तो यहाँ पे वैल्यू को फिर से उठा के इसमें रखेगा। इस बार हमने सारी वैल्यू को एक्सेस कर लिया, 0 को 1 को 2 को 3 को भी एक्सेस कर लिया। इसके आगे आपका कुछ है नहीं, तो आपका लूप के अंदर यहाँ पे कुछ नहीं जाएगा और बाहर आ जाएगा, लूप यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ओके, तो फॉर ईच लूप हमने यहाँ पे क्या देखा, फॉर ईच लूप जो होता है, आप यहाँ पे कोई एक सिंगल वेरिएबल का यूज करके आप इस तरीके से कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू किसी एरे में अगर आपने स्टोर किया है, अगर आपको इसको 1 बाय 1 एक्सेस करना है, पिक करना है और इसको प्रिंट करना है या यूज करना है, तो हम इस तरीके से फॉर ईच लूप का यूज कर लेते हैं। फॉर ईच लूप लगाते हैं ऐसे, फॉर कोई वेरिएबल बनाते हैं, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, इंटीजर रहेगा तो इंटीजर, और यहाँ पे जो वेरिएबल के अंदर ये सारी वैल्यू है इसको यहाँ पे स्टोर कर देगा, 1 बाय 1 स्टोर करेगा, प्रिंट कर देगा। इस तरीके से फॉर ईच लूप जो होता है जावा लैंग्वेज के अंदर वर्क करता है। अब मैं आपको इसको रन करा के दिखा रहा हूँ कि क्या ये इस तरीके से आंसर जो है वो प्रिंट कर रहा है कि नहीं। तो जावा लैंग्वेज की सारी कोड को आपको नोटपैड के अंदर टाइप करना होता है, तो हम यहाँ से आपको नोटपैड के अंदर लेके चलते हैं। यहाँ से हमने टाइप कर लिया है तो इसको कॉपी करके नोटपैड के अंदर लेके चल रहे हैं। नोटपैड के अंदर आपको इसी तरीके से जावा की कोड को टाइप करना होता है। जैसे हमने यहाँ पे टाइप कर लिया, यहाँ पे देखिए 1 2 एंड 3 कर्ली ब्रैकेट ओपन है, 4 कर्ली ब्रैकेट ओपन है, तो यहाँ पे आपका 4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज भी होना चाहिए, नहीं तो रन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 1 2 हो गया, एक यहाँ पे क्लोजिंग है, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक क्लोजिंग है, 1 2 3 4 आपका ओपन है, तो 1 2 3 4 ये 4 आपका क्लोजिंग है। देखिए ये क्लास के लिए लास्ट वाला क्लोज होना चाहिए, इस वाले के लिए ये वाला क्लोज है, और यहाँ पर इसके लिए ये वाला और ये वाला इसके लिए होता है। क्लियर, तो आपको जितना कर्ली ब्रैकेट ओपन है उतना क्लोज होना चाहिए। अब आपको इसी के नाम से सेव करना होता है जो आपका क्लास का नाम है। फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लास का नाम क्या है, ई लूप डॉट जावा लगाना होता है। क्या लिखेंगे, जावा। यहाँ से ऑल फाइल आपको क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है, डेस्कटॉप पे क्लिक करके इसको सेव कर देना है। अब हम डेस्कटॉप पे चलते हैं, ये हमारा फाइल है। इसको रन कराने के लिए CMD ओपन करते हैं, CMD, और CMD को डेस्कटॉप पे जाना होता है जहां पे आपका फाइल है। लिखेंगे CD चेंज डायरेक्टरी, उसके बाद डेस्कटॉप और इंटर। जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे हमारा डेस्कटॉप आ जाएगा। अब आपको अपना फाइल को कंपाइल करना है, तो लिखेंगे जावा C, उसके बाद फाइल का नाम ई लूप डॉट जावा, इंटर। जैसे ही करेंगे तो आपका कंपाइल हो जाएगा और यहाँ पे एक क्लास फाइल बन जाएगा ऐसे। अब आप इसको रन करा सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ से C को क्या करना है, हटा देना है और इंटर करेंगे। जैसे आप इंटर करेंगे देखिए रन होके आ गया, CSS.NET HTML एंड जावा फॉर ईच लूप। इसी तरीके से आपके स्ट्रिंग वैल्यू को एक एक को पिक करता है वेरिएबल के अंदर से और इसको क्या करता है, एक्सेस करता है। क्लियर, आई होप आपको फॉर ईच लूप समझ में आ गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।